स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार पुनः। आज हम लोग शुरू करेंगे द्विवेदी युग। इसके पहले हमने आदिकाल और भक्तिकाल और रीतिकाल समाप्त कर चुके थे और आधुनिक काल की एक क्लास हो चुकी थी। आज हमारा दूसरी क्लास है आधुनिक काल का, जो पार्ट नंबर हमारा 17 होगा। तो आज हम शुरू करेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को शुरू करेंगे तो द्विवेदी युग को और क्या कहा जाता है? जागरण सुधार काल कहा जाता है। ठीक है, द्विवेदी युग क्या कहा जाता है? जागरण सुधार काल कहा जाता है। और डॉक्टर नागेंद्र द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल से नाम से अभिहित किया था। डॉक्टर नागेंद्र द्विवेदी को काल का क्या नाम दिया है? तो जागरण सुधार काल नाम दिया है। ठीक है, इसकी समय विधि क्या बताइए, इसकी समय सीमा क्या है? तो इसकी समय सीमा बताइए 1900 से 1918 ईस्वी तक माना है। ठीक है, और आचार्य रामशरण शुक्ल ने इस युग को, मतलब कि आचार्य रामशरण शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के नाम से नाम दिया है। ठीक है, ध्यान देंगे, नई धारा के द्वितीय उत्थान नाम से दिया है, इसके अंतर्गत रखा गया है। और समय विधि क्या माना है द्विवेदी युग की? तो 1893 से 1918 ईस्वी समय माना है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे है द्विवेदी मंडल के जो कवि हैं उनको देख लेते हैं, कालक्रम के अनुसार देख लेते हैं। सबसे पहले कवि आते हैं श्रीधर पाठक। ठीक, श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक का जन्म कब हुआ था? 1859 में हुआ था और मृत्यु कब हुई? 1928 ईस्वी में। ये खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि हैं। तो खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि कौन माने जाते हैं? तो श्रीधर पाठक को कहा गया है। ठीक है, श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना 1904 ईस्वी में की है। तो श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में जो मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा है, इसकी रचना कब की है? 1904 ईस्वी में किए हैं। और श्रीधर पाठक की और भी रचनाएं उनको भी देख लेते हैं। श्रीधर की पाठक की कुछ अनुदित रचनाएं देख लेते हैं। पहली रचना है गणरीय और दार्शनिक। मूल रचनाकार कौन है? तो शेफर्ड एंड फिलासफर हैं। और मूल रचनाकार कौन है? तो ग्रे हैं इनके। ठीक है, अगर इनकी रचना है एकांतवासी योगी। तो ध्यान देंगे, खासकर नेट जीआरएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हिंदी से रिलेटेड सभी एग्जामों के लिए खासकर इनकी रचनाएं तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एकांतवासी योगी ये कब अनुदित रचनाएं है? 1886 ईस्वी में लिखी है। किनकी मूल रचना ये है? हरमिट की है। और मूल रचनाकार कौन इसकी है? गोल्ड स्मिथ है। ठीक है, और भाषा कैसे लिखी है उन्होंने? खड़ी बोली में लिखा है। ठीक है, अगली है उजड़ ग्राम। इसका अनुदित वर्ष कब है? 1889 ईस्वी है। और मूल रचनाकार कौन है? डिसर्टेड विलेज है। मूल रचनाकार कौन माने जाते हैं? गोल्ड स्मिथ माने जाते हैं। किस भाषा में लिखे हैं? तो ब्रज भाषा में अनुदित भाषा ब्रज भाषा है। अगली रचना कौन सी? श्रांत पथिक। तो श्रांत पथिक की अनुदित वर्ष कब है? 1902 ईस्वी। और मूल रचनाकार है ट्रेवलर। और मूल रचनाकार कौन से हैं इसके? गोल्ड स्मिथ हैं। तो ऐसे भाषा में लिखे हैं, तो खड़ी बोली हिंदी में लिखे हैं। और अगली रचना है ऋतु संहार। तो ऋतु संहार को मूल रचनाकार का है ऋतु संहारी है। और मूल रचनाकार कौन से हैं? तो कालिदास जी मूल रचनाकार हैं। किस भाषा में लिखे हैं? तो ब्रज भाषा में लिखे हैं। ध्यान देंगे इन रचनाओं को, गणरीय और दार्शनिक, एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, ऋतु संहार। आगे है श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में मौलिक कृतियां निम्नांकित हैं। तो उनकी जो और रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। पहली रचना है वनाष्टक। ध्यान देंगे, पहली रचना कौन सी? वनाष्टक है, मौलिक कृति इनकी है ये। और दूसरी रचना कौन सी? देहरादून, 1915 ईस्वी में। देहरादून कौन सी रचना में, कितने वर्ष में? 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। तीसरा है भारत गीत, 1928 ईस्वी में। ध्यान देंगे रचना को। चौथी है जगत सच्चाई सार। पांचवी है स्वर्गीय वीणा। छठवीं है धन विजय। सातवीं है सांध अटन। और आठवीं है गुणवंत हेमंत, 1900 ईस्वी में। तो गुणवंत हेमंत कौन से? 1900 ईस्वी में। तो कौन कौन से मौलिक कृतियां हो जाती हैं? वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांध अटन, गुणवंत हेमंत। आगे है श्रीधर पाठक द्वारा ब्रजभाषा रचित मौलिक काव्य निम्न है। तो इन्होंने जो ब्रजभाषा में मौलिक का रचना की है उनका देख लेते हैं। पहली है कश्मीर सुषमा, 1904 ईस्वी में। और मनोविनोद, 1882 ईस्वी में। ये कौन सी कैसी रचना की है? तो ये ब्रजभाषा में रचित मौलिक काव्य रचनाएं हैं। आगे है श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की है तथा शांत पथी की रचना रोला छंद में की है। तो जो पाठक जी की एकांतवासी जो रचना है ये किस रचना कैसी लिखी गई, किस शैली में लिखी गई है? तो लावनी या ख्याल शैली में लिखी गई है। और जो शांत पथिक इनकी रचना है वो रचना किस छंद में लिखा गई है? तो रोला छंद में लिखी गई है।
आगे श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है। तो जो इनकी प्रथम पुस्तक है, प्रथम कविता कौन सी है? तो गुणवंत हेमंत है। और खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक कौन सी इनकी है? तो एकांतवासी योगी। ध्यान देंगे, प्रथम कविता कौन सी हो जाएगी? गुणवंत हेमंत है। और इनकी जो प्रथम पुस्तक कौन सी है खड़ी बोली में? तो एकांतवासी योगी है। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जीवन काल क्या है? 1864 से 1929 ईस्वी का जन्म रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1864 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो रायबरेली के दौलतपुर गांव के हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखते हैं कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। तो किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कथन है कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। आगे देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया है? जो गद्य और पद्य दोनों की जो खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की बात कही है। आगे देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित व मौलिक लगभग 80 ग्रंथ हैं। इनके काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं। तो देखते हैं इनके आगे जो अनुदित मौलिक काव्य ग्रंथ हैं, जो जिनकी संख्या कितनी 80 है, तो उनके बारे में जानते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो अनुदित मौलिक रचना कितनी 80 ग्रंथ है, इनके कुछ प्रमुख देख लेते हैं। तो पहला है काव्य मंजूषा, ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण रचना है। दूसरा है सुमन 1923 ईस्वी। तीसरा है कान्य कुब्ज अबला विलाप। और चौथा देवी स्तुति शतक। पांचवा है कान्य कुब्ज वली व्रतम। ठीक, तो आगे देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केल कौतूहल का अद्भुत वर्णन हो चुका है, न पारकियाओं का प्रबंध लिखने की और अब कोई आवश्यकता है, और न स्वकियाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत प्रकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। तो ये किसका कथन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। आगे देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा अनुदित काव्य निम्न है। इनकी जो रचनाएं उनको देख लेते हैं, अनुदित काव्य रचनाएं देख लेते हैं। पहली रचना कौन सी है? पहली रचना है विनय शतक भर्तृहरि। किस आधार पर लिखी गई है? तो भर्तृहरि के वैराग्य शतक के दोहों में अनुवाद किया गया है। तो जो विनय शतक भर्तृहरि की रचना है, कहाँ से लिया गया है? तो भर्तृहरि के वैराग्य शतक के दोहों का अनुवाद किए हैं। दूसरी रचना कौन सी है? बिहार वाटिका। कहाँ से लिखे? आधार ग्रंथ है इसका, तो जयदेव के गीत गोविंद का संचित अनुवाद किए हैं। तीसरी है स्नेह माला, भर्तृहरि के श्रृंगार शतक के दोहों में अनुवाद किया है। चौथी है गंगा लहरी, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? तो पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद किया है। और इनकी और रचना कौन सी है? ऋतु तरंगणी, कालिदास के ऋतु संहार का अच्छा अनुवाद किया गया। ध्यान देंगे, ये पूछा जाता है एग्जामों में किस आधार पर लिया गया है। तो आगे देते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता सरगो नरक ठिकाना नहीं है। तो बहुत महत्वपूर्ण रचना, इनको ध्यान देंगे कौन सी कविता है। तो सरगो नरक ठिकाना किसकी रचना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। आगे देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की को। इनका जीवन काल क्या है? 1865 से 1947 ईस्वी तक है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास का। ध्यान देंगे, आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल सूरदास किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। किसने कहा है आधुनिक काल का सूरदास? तो गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है। आगे देखते हैं, हरिऔध ने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं जो निम्न हैं। तो हरिऔध ने कितने काव्य ग्रंथ लिखे हैं? प्रबंध काव्य लिखे हैं 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं। कौन कौन से हैं? पहला है प्रिय प्रवास, तो ये कब लिखा गया? तो 1914। बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण है प्रिय प्रवास। ये 1914 में लिखा गया। कितने सर्ग इसमें दिए हैं? 17 सर्ग दिए गए हैं। कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है इसमें। तो कब तक का वर्णन किया गया है? कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है। दूसरी कौन सी प्रबंध काव्य की है? परिजात। ये कब लिखी गई? 1937 में। इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन किया गया है। तीसरी रचना कौन सी? वैदेही वनवास। ये कब लिखी गई? 1941 में। और सर्ग क्या है? 18। इसमें राम के द्वारा सीता का निवर्सन की कथा है। तो इनकी जो 3 प्रबंध काव्य को ध्यान देंगे, पहला है प्रिय प्रवास, दूसरा है परिजात, तीसरा है वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं,
पारिजात में 15 सर्ग हैं और वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। प्रियप्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ध्यान देंगे, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा प्रबंध काव्य है? तो प्रियप्रवास। ध्यान देंगे, प्रियप्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। तो इसका पहला नाम क्या था इससे पहले? तो प्रियप्रवास का पहले क्या नाम था? सर्वप्रथम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। तो संस्कृत के किस भाषा में लिखी गई? तो संस्कृत के वर्णवृत्तों के आधार पर आधारित किया गया। आप देखते हैं हरिऔध के जो अन्य प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं उनको देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो ध्यान देखिए, इनकी जो रचनाएं हैं उनको पढ़ेंगे और ध्यान देंगे इनके बारे में। तो हरिऔध की अन्य प्रमुख काव्य ग्रंथ है कौन कौन से? पहला है कृष्ण शतक। ये कब लिखी गई? तो 1882 ईस्वी में लिखी गई। दूसरी रचना कौन सी? रसिक रहस्य। कब लिखी गई? 1899 में लिखी गई। प्रेम बुअरिध्य 1900 ईस्वी में लिखी गई। प्रेम प्रपंच, बहुत ध्यान, इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट रचना है। तो प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी में। प्रेमाम प्रश्रवण 1901 ईस्वी में। प्रेमाम प्रवाह 1901 ईस्वी में। चौखे चौपादे, महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान देंगे, 1932 ईस्वी में। चुभते चौपादे 1924 ईस्वी में। पदम प्रसून 1925 ईस्वी में। बोलचाल 1928 ईस्वी में। रस कलश 1931 में, ध्यान देंगे, रस कलश 1931 ईस्वी में। फूल पत्ते 1935 ईस्वी में। कल्पलता, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान देंगे, कल्पलता 1937 ईस्वी में। ग्राम गीत 1938 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिऔध सतसई, इसको ध्यान देंगे, 1940 ईस्वी में। और मर्म स्पर्श 1956 ईस्वी में। तो हरिऔध द्वारा ब्रजभाषा में रचित रस कलश 1930 में एक रीति ग्रंथ है। तो हरिऔध की जो रचना रस कलश 1930 में लिखे थे वो कैसा ग्रंथ है? तो एक रीति ग्रंथ है। आगे है हरिऔध कृत चुभते चौपदे। ध्यान देंगे, हरिऔध कृत चुभते चौपदे, चोखे चौपदे और बोलचाल मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। तो जो इनकी रचना चुभते चौपदे हैं और चोखे चौपदे हैं, किस वाले लिखी गई है? बोलचाल मुहावरेदार भाषा में लिखी गई है। आगे हरिऔध को कवि सम्राट तथा प्रियप्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। ध्यान देंगे, तो हरिऔध को कवि सम्राट कहा गया और इनको प्रियप्रवास पर कौन सा प्रदान किया गया? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक दान किया गया। रामचरित उपाध्याय 1872 से 1938 द्विवेदी के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। सूक्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो रामचरित उपाध्याय। ध्यान देंगे, इनका जीवन काल क्या है? 1872 से 1938 ईस्वी तक। रामचरित उपाध्याय के प्रमुख काव्य निम्नलिखित हैं। इनकी जो प्रमुख काव्य हैं कौन कौन से हैं? तो रामचरित चिंतामणि 1920 ईस्वी में प्रबंध काव्य। ध्यान देंगे, रामचरित चिंतामणि 1920 ईस्वी प्रबंध काव्य है। किसकी रचना है? रामचरित उपाध्याय की है। इनका जीवन काल क्या है? 1872 से 1938 ईस्वी का है। ये कैसे कवि है? तो सूत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, अगली रचना इनकी कौन सी? राष्ट्र भारती। और अगली रचना है देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, देवी द्रौपदी, सुक्ति मुक्तावली। ध्यान देंगे इनकी रचनाओं को। आगे देखते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में। तो मैथिली शरण गुप्त का जीवन काल क्या है? 1886 से 1964 ईस्वी तक। इनको आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा था? आधुनिक युग का सूरदास पढ़ा था। तो किसे कहा जाता है आधुनिक काल का सूरदास? तो आधुनिक काल सूरदास कहा जाता है अयोध्या प्रसाद हरिऔध को। किसने कहा था? गणपत चंद्र गुप्त ने कहा था। लेकिन अब क्या पूछा गया है? आधुनिक युग का तुलसीदास। तो आधुनिक तुलसीदास किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त कहा जाता है। इनका जीवन काल क्या है? 1886 से 1964 ईस्वी तक। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का जो जीवन वृत्त इनको देख लेते हैं। इनका जन्म स्थान कहाँ है? चिरगांव, झांसी में। ठीक, इनके पिता क्या नाम था? रामशरण दास नाम था। गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, प्रथम कविता कौन सी इनकी? हेमंत 1905 ईस्वी में। और प्रथम काव्य संग्रह कौन है? रंग में भंग। ध्यान देंगे, प्रथम काव्य रचना और प्रथम कविता ध्यान देंगे। इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, उनको देख लेते, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान देंगे, इनको हरदम परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहली रचना कौन सी? रंग में भंग। कब लिखी गई? 1909 ईस्वी में। जयद्रथ वक्त 1910 ईस्वी में। किसान कब लिखी गई? 1917 ईस्वी में। विकट भट्ट 1929 ईस्वी में। और गुरुकुल कब लिखी गई? 1929 ईस्वी में। साकेत कब लिखी गई? 1931 ईस्वी में। भारत भारती कब लिखी गई? 1912 ईस्वी में। झंकार कब लिखी गई? 1929 ईस्वी में। यशोधरा कब लिखी गई? 1932 ईस्वी में। द्वापर कब लिखा गया? 1936 ईस्वी में। जय भारत कब लिखा गया? 1952 ईस्वी में। और विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी में। सिद्धराज 1936 में। और हिंदू 1927 ईस्वी में। बैतालिक पंचवटी 1925 में। ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इनको ध्यान देंगे, सभी को एक बार पढ़ लेंगे। रंग में भंग 1909 ईस्वी में।
जयद्रथ वत्स 1910 ईस्वी में, किसान 1917 ईस्वी में, विकट भट्ट 1929 ईस्वी में, गुरुकुल 1929 ईस्वी में, साकेत 1931 ईस्वी में, भारती 1912 ईस्वी में, झंकार 1929 ईस्वी में, यशोधरा 1932 ईस्वी में, द्वापर 1936 ईस्वी में, जय भारत 1952 ईस्वी में, विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी में, सिद्धराज 1936 ईस्वी में, हिंदू 1927 ईस्वी में, बैतालिक और पंचवटी जो 1925 ईस्वी में लिखी गई। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं, इनको ध्यान देंगे। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली गुप्त की साकेत है। तो हिंदी साहित्य में जो रामचरितमानस के बाद जो कोई दूसरा इतना महत्वपूर्ण रचना मानी गई है, जो उसका वर्चस्व रहा है, तो कौन सी रचना मानी गई है? साकेत। कब लिखी गई साकेत? तो 1931 ईस्वी में लिखी गई है। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त साकेत रचना मूल प्रेरणा 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के में महावीर प्रसाद द्विवेदी लेख कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता से मिली। यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छंद नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया। तो मैथिली शरण गुप्त ने साकेत रचना की मूल प्रेरणा किससे है? तो मैथिली शरण को सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनको वो थे। उन्होंने कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता से मिली, और यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छंद नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया था। किस नाम से प्रकाशित किया था? भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया था। आगे, साकेत नाम मूलतः पाली भाषा का शब्द है। तो साकेत कहाँ का शब्द है? तो पाली भाषा का शब्द है, जिसका क्या अर्थ है? तो अयोध्या है। इसमें कितने सर्ग हैं? तो 12 सर्ग हैं। ध्यान देंगे। इसे डॉक्टर नागेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है। तो जनवादी काव्य साकेत को किसने कहा? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। इसमें कितने सर्ग हैं? तो 12 सर्ग है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है इनके बारे में कि ये कौन से कवि है? सामंजस्यवादी कवि कहा है। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुझसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुआ। तो मैथिली शरण गुप्त जो भारत भारती की रचना है, इनको कहाँ से प्रेरणा मिली? तो मुझसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से मिला था। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौंडोपिक कवि मात्र कहा। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि कहा। तो राष्ट्रकवि किसने कहा इनको? ध्यान देंगे। राष्ट्रकवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। इनको किसने उपाधि दी राष्ट्रकवि की उपाधि? तो महात्मा गांधी ने भारत भारती लिखने पर राष्ट्रकवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को दिए हैं। तो मैथिली शरण गुप्त के अनुदित काव्य निम्नलिखित हैं। अनुदित काव्य कौन कौन से इनकी है? तो फांसी का युद्ध है। कैसी रचना है? अनुदित काव्य है। फांसी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार, कितनी रचनाएं कैसी अनुदित हैं। मैथिली शरण गुप्त ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं को मधुप उपनाम से अनुवाद किया। तो मैथिली शरण गुप्त ने बंगला कवि जो माइकल मधुसूदन है, इनकी रचनाओं किस नाम से उपनाम से अनुवाद किया? तो मधुप नाम से अनुवाद किया है। ठीक है, उपनाम से। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य लिखा। तो गुप्त जी ने कार्ल मार्क्स जो है, तो उनके पुत्री पर कैसा काव्य लिखा? जैनी नामक काव्य लिखा है। गुप्त जी ने द्विवेदी काल में हरगीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। ध्यान देंगे। द्विवेदी काल में हरगीत का छंद का बादशाह किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। अब आगे देखते हैं द्विवेदी मंडल के अन्य कवि जो हैं, उनको देख लेते हैं। द्विवेदी मंडल के और जो कौन कवि हैं उनको देख लेते हैं। पहले कवि हैं गिरधर शर्मा नवरत्न। इनका जीवन काल क्या है? 1886 से 1961। जन्मस्थान क्या है? झलरापाटन। और इनकी रचना कौन सी है? मातृ वंदना मौलिक कृति है। अगले हैं लोचन प्रसाद पांडे। 1886 से 1959 इनका जीवन काल था। बालापुर छत्तीसगढ़ में, फिलहाल छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश पहले था, इनका जन्मस्थान है। प्रवासी, मेवाड़, गाथा, महानदी, पद्य पुष्पांजलि, मृग दुख मोचन इनकी रचनाएं हैं। गिरधर शर्मा ने गोल्ड स्मिथ की हरमिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया। तो गिरधर शर्मा जो हैं, जो गोल्ड स्मिथ हैं, इनकी हरमिट को संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया था। सन 1928 ईस्वी में गिरधर शर्मा ने माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया। तो 1928 ईस्वी में गिरधर शर्मा ने माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों को हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया था। लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन की अपूर्व स्वातत्व त्याग की कथा नंददास की रसपंचाध्याय के ढंग पर लिखा है। तो लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के जो भीमसेन हैं, उनकी अपूर्व स्वातत्व त्याग की कथा नंददास की रसपंचाध्याय के ढंग पर लिखा है। लोचन प्रसाद पांडे कृत मृगिंद खमोचन में इनकी पशुओं तक पहुंचने वाली व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि को पता चलता है। लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त थी। तो लोचन प्रसाद पांडे कौन कौन सी उपाधि प्राप्त थी? काव्य विनोद,
और साहित्य वाचस्पति। हमारे कवि उनमें से कौन से कवि हैं? पहले कवि आते हैं नाथूराम शर्मा शंकर। इनका क्या है, जन्म मृत्यु क्या है? 1859 से 1932 ईस्वी तक। जन्म स्थान क्या है इनका? अलीगढ़ है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सरवश 1951 ईस्वी और गर्भरंडा रहेश। तो इनकी कौन कौन सी रचना है? अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व 1951 ईस्वी में और गर्भरंडा रहस। दूसरे कवि हैं बालमुकुंद गुप्त। तो बालमुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ? 1865 ईस्वी में हुआ। 1907 ईस्वी इनकी मृत्यु हुई। जन्म स्थान क्या है? रोहतक है। और इनकी रचनाएं कौन सी है? स्फुट कविता 1905 ईस्वी में। ध्यान देंगे, स्फुट कविता 1905 ईस्वी में। अगले कवि हैं लाला भगवान दीन। तो लाला भगवान दीन का जन्म मृत्यु क्या है? 1866 में इनका जन्म हुआ और 1930 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। और जन्म स्थान क्या है इनका है? तो जन्म स्थान इनका है फतेहपुर। और इनकी रचना कौन कौन सी है? तो इनकी रचना है वीर छत्राण, वीर बालक, वीर पंचतंत्र, नवीन बीन। अगले कवि हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। राय देवी प्रसाद पूर्ण का जन्म कब हुआ? तो 1868 में हुआ, 1915 ईस्वी तक। और कहाँ हुआ? जबलपुर में हुआ। इनकी रचना कौन कौन सी है? तो धाराधार धावन 1902 ईस्वी में, स्वदेशी कुंडल 1910 ईस्वी में। और इनकी और रचना है मृत्युंजय 1904 ईस्वी में और राम रावण विरोध 1906 ईस्वी में, बसंत वियोग 1912 ईस्वी में और पूर्ण संग्रह। ये किनकी रचनाएं हैं? तो राय देवी प्रसाद की रचनाएं हैं। और आगे भी हैं अगले कवि। अगले कवि हैं द्विवेदी मंडल के बाहर कौन है? सैयद अमीर अली मीर। और इनका जन्म क्या है? 1873 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1937 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है? सागर है। और इनकी रचना कौन से? उलाहना पंचक और अनुयुक्ति शतक। अगले कवि है कामता प्रसाद गुरु। ध्यान देंगे, इनका जन्म कब हुआ? 1875 ईस्वी में हुआ और 1947 में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ जन्म स्थान हुआ? सागर में। इनकी रचना कौन कौन सी है? भौमा सुरबध, विनय पचासा, पद्य पुष्पावली, शिवाज दासी रानी। अगले कवि है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो दया प्रसाद शुक्ल स्नेही जन्म कब हुआ? 1883 ईस्वी और मृत्यु कब हुई? 1972 ईस्वी। कहाँ जन्म हुआ? उन्नाव में हुआ। और इनकी रचना कौन कौन सी है? कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कदम्बनी। किनकी रचना है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। अगले कवि है रूप नारायण पांडे। रूप नारायण पांडे का जन्म कब हुआ? 1884 ईस्वी में। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। इनकी रचना कौन कौन सी? पराग 1924 में, वन वैभव। अगले कवि है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ? तो 1889 ईस्वी में हुआ, 1962 में मृत्यु हुई। कहाँ हुआ? जौनपुर में जन्म स्थान है। और इनकी रचना कौन कौन सी? मिलन है 1927 ईस्वी में, पथिक 1920 ईस्वी में, मानसी 1927 ईस्वी में, स्वप्न 1929 ईस्वी में और कविता कौमुदी। तो किनकी रचनाएं हैं? रामनरेश त्रिपाठी की हैं। अगले कवि हैं गोपाल ठाकुर गोपाल शरण सिंह। इनका जीवन काल क्या है? 1895 से 1960 ईस्वी तक। जन्म स्थान क्या है इनका? रीवा है। इनकी रचना कौन कौन सी है? माधवी, मानवा, संचिता, ज्योतिस्मृति। ये किनकी रचनाएं हैं? तो ठाकुर गोपाल शरण सिंह की। माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिस्मृति। अगले कवि हैं मुकुटधर पांडे। इनका जीवन काल क्या है? 1895 से 1984 ईस्वी। और इनका जो जन्म स्थान क्या है? बालापुर, जो छत्तीसगढ़ में करंट में है। इनकी रचना कौन कौन सी है? आंसू, उद्गार, पूजा फूल, कानन कुसुम। ध्यान देंगे, इनकी रचनाओं को ध्यान देंगे। आंसू, उद्गार, पूजा फल, पूजा फूल, कानन कुसुम। आगे देते हैं नाथुराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण थे। तो जो नाथुराम शर्मा थे वो कैसे कविता लिखते थे? तो समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में माहिर थे। आगे है नाथुराम शर्मा शंकर को कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रजा, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियां प्राप्त थीं। तो नाथुराम शर्मा कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त थी? तो इनको उपाधियां प्राप्त थी कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रजा, साहित्य सुधाकर।
आगे है नाथुराम शर्मा शंकर कृत गर्भरंडा रहस्य एक प्रबंध काव्य है। ध्यान देंगे इनकी रचना। गर्भरंडा रहस्य एक प्रबंध काव्य है जिसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों की अनाचार का वर्णन किया गया है। तो नाथुराम शंकर की जो कृति है प्रबंध काव्य है गर्भरंडा रहस्य, इसमें जो विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों का अनाचार का वर्णन किया गया है। ध्यान देंगे। आगे है राय देवी प्रसाद। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने सन 1902 ईस्वी में कालिदास के मेघदूत का ब्रजभाषा धाराधार धावन शीर्षक से अनुवाद किया। तो जो राय देवी प्रसाद पूर्ण है 1902 ईस्वी में कालिदास की जो ग्रंथ है मेघदूत, उसको ब्रजभाषा में धाराधार धवन शीर्षक से अनुवाद किया था। आगे है राय देवी प्रसाद पूर्ण को खड़ी बोली की रचित कविताएं निम्न हैं। तो राय देवी जो हैं उनकी जो रचनाएं हैं खड़ी बोली उनको देख लेते हैं। तो अमल ताश, ध्यान देंगे, बसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत, नवीन संवत्सर का स्वागत, ये किनकी रचनाएं हैं? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाएं हैं। आगे है कामता प्रसाद गुरु को प्रसिद्धि का मूलाधार उनकी हिंदी व्याकरण है। इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। तो जो कामता प्रसाद गुरु है इनका प्रसिद्धि का मूलधार क्या है? हिंदी। रचना कौन सी है? हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण है जो हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, ध्यान देंगे हिंदी भाषा का पाणिनि किस तरह कहा जाता है? तो कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। आगे है कामता प्रसाद गुरु का भौमा सुरबत और विनय पचासा ब्रजभाषा में है तथा पद्य पुष्पावली खड़ी बोली में। इनकी जो रचनाएं हैं भावमा सुरबत और विनय पचासा किस भाषा में है? ब्रजभाषा में है। और जो पद्य पुष्पावली है वो खड़ी बोली भाषा में है। गया प्रसाद शुक्ल सिंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से लिखते थे तथा राष्ट्रीय भावनाओं कविता त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। तो जो गया प्रसाद शुक्ल हैं वो सिंगारिक कविता कैसे किस नाम से उपनाम से लिखते थे? तो स्नेही उपनाम से लिखते थे। और जो राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं जो किस भाव से लिखते थे, किस उपनाम से लिखते थे? त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है ये कि गया प्रसाद शुक्ल सिंगारिक कविताएं किस नाम से उपनाम से लिखते थे? स्नेही नाम से। और राष्ट्रीय कविताएं राष्ट्रीय भावनाओं कविता किस उपनाम से लिखते थे? तो त्रिशूल नाम से लिखते थे। आगे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। तो जो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है ये खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करते थे। ठीक है। रामनरेश त्रिपाठी स्वतंत्रतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं। तो स्वतंत्रतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि कौन से हैं? तो रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है। रामनरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखे हैं। तो रामनरेश त्रिपाठी ने कौन कौन से खंड काव्य हैं? तो मिलन, पथिक, स्वप्न, जो इनके 3 काल्पनिक खंड काव्य हैं। रामनरेश त्रिपाठी कृत मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह कहा जाता है। तो मानसी इनकी जो रचना है वो फुटकर कविताओं का संग्रह कहा जाता है। आगे है रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बंगला, संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया है। तो जो रामनरेश त्रिपाठी हैं इन्होंने जो इनका जो कविता कौमुदी शीर्षक से लिखा गया है इसमें 8 भाग जैसे ग्राम गीतों, उर्दू, बंगला एवं संस्कृत कविताओं का संकलन भी किए हैं और संपादन भी किए हैं। आगे है मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद प्रवर्तक स्वीकार किया है। तो ध्यान देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है? तो मुकुटधर पांडे को स्वीकार किया। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे इसको। आगे मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। तो जो मुकुटधर पांडे हैं वो लोचन प्रसाद पांडे के भाई थे। ठीक है, इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। आगे देखते हैं मैथिली शरणगुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार माने जाते हैं। तो द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार कौन कौन माने जाते हैं? तो मैथिली शरणगुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार माने गए हैं। ठीक है। आगे देखते हैं द्विवेदी काल ब्रजभाषा काल का क्रमानुसार देखेंगे। ठीक है, द्विवेदी काल और ब्रजभाषा काव्य का काल क्रमानुसार देखेंगे। तो इसमें पहले कवि कौन आते हैं? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं। तो जगन्नाथ दास का मूल नाम क्या था? जगन्नाथ दास था। इनका जीवन काल क्या है? 1886 से 1932 ईस्वी तक है। इनके पिता क्या नाम था? तो पुरुषोत्तम दास था। और गुरु कौन थे? नवनीत लाल चतुर्वेदी थे। उपनाम क्या है इनको? उपाधि कौन सी मिली थी? तो रत्नाकर की मिली थी। ठीक है। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे। तो उर्दू में किस नाम से कविता करते थे? तो जकी उपनाम से कविता करते थे। ठीक है। रत्नाकर की प्रमुख काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं। तो इनकी जो काव्य कृतियां उनको देख लेते हैं। पहली की रचना है, ध्यान देंगे की रचना को,
गंगावतरण 1927 ईस्वी, उर्धव शतक 1929 ईस्वी, हरिश्चंद्र हिंडोला 1894 ईस्वी, श्रृंगार लहरी, कलकाशी, विराष्टक। तो किनकी रचनाएं हैं? तो ये रत्नाकर जी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। आगे है कि रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एशे आन क्रिस्टजिन का रोला छंद में समालोचनादर्श शीर्षक से अनुवाद किया है। तो रत्नाकर जी ने जो अंग्रेजी विद्वान है पोप, उनकी कौन सी रचना है? एशे आन क्रिटिसिज्म को रोला छंद में, किस छंद में? रोला छंद में समालोचनादर्श शीर्षक से अनुवाद किया है। आगे है सत्यनारायण कविरत्न ने, जो इनका जीवन काल है 1880 से 1928 ईस्वी तक, की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसीदास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग के शीर्षक से प्रकाशित कराया। तो जो सत्यनारायण कविरत्न कवि हैं, तो इनकी जो समस्त रचनाएं का जो रचनाओं का संकलन था, उसको बनारसीदास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया था। ठीक है। कविरत्न की प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी हैं? तो भ्रमर दूत और प्रेम कली इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं, रचनाएं। ठीक है। कविरत्न ने भवभूत के उत्तर रामचरित और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंडकाव्य होर्सेस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। तो जो कविरत्न हैं, इन्होंने भवभूत के उत्तर रामचरितम और मालती माधव और तथा लॉर्ड मैकाले की जो रचना है अंग्रेजी खंडकाव्य होर्सेस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। आगे देखते हैं द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि, उनके महाकाव्य। तो देख लेते हैं महाकाव्य कौन कौन से हैं द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवियों के। तो द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा कौन सी रचना की गई है? कृष्णायन 1943 में, याद रखेंगे इसको। द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा कृष्णायन 1943 में, बलदेव प्रसाद मिश्र द्वारा साकेत संत 1946 में, उदय शंकर भट्ट द्वारा तक्षशिला 1931 में, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। प्रताप नारायण पुरोहित द्वारा नल नरेश 1933 ईस्वी में। गुरुभक्त सिंह, इनकी कौन सी महाकाव्य है? तो नूर जहां 1935 ईस्वी और विक्रमादित्य 1947 ईस्वी। अगले हैं अनूप शर्मा। तो अनूप शर्मा कौन सा महाकाव्य है? इनका है सिद्धार्थ 1937 ईस्वी, सर्वाणी 1948 ईस्वी, वर्धमान 1951 ईस्वी। अगले कवि है श्याम नारायण पांडे, जिनका महत्वपूर्ण महाकाव्य कौन सा? हल्दी गाठी जौहर 1945 ईस्वी। अगले कवि है मोहनलाल महतो, इनकी कौन सी रचना है? आर्यावर्त 1943 ईस्वी। अगले है हरद दयालु सिंह, इनकी कौन सी रचना है? तो दैत्य वंश 1940 ईस्वी और रावण 1952 ईस्वी। तो ये द्विवेदी युगीन के महत्वपूर्ण जो कवि हैं उनके महाकाव्य हैं। आगे देखते हैं द्विवेदी युगीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां देख लेते हैं। तो जो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं, उनके कवि और उनकी जो रचनाएं उनकी पंक्तियां हैं, उनको आप देख लेते हैं। ठीक है। पहले कवि आते हैं श्रीधर पाठक, इनकी कौन सी रचना है? कौन सी पंक्तियां शुरू करते हैं इनकी पंक्तियां? तो निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपजो। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति, इसको ध्यान देंगे। आगे है वंदनीय वह देश जहाँ के देशी निज अभिमानी हो बंधुता में बधे परस्पर परता की अज्ञानी हो। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति इनकी है। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा समझो बच्चा इसका भेद, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा समझो बच्चा इसका भेद। अगली पंक्ति कौन सी इनकी है? प्रकृति यह एकांत बैठी निज रूप संवारति पल पल पलटति भेष क्षणिक छवि छिन छिन धारति। अगली पंक्ति कौन सी है? लिखो ना करो लेखनी बंद श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। अगली कवि इनकी है नाना कृपान निज पान लिए वो पुनील वसन परिधान किए गंभीर घोर अभिमान हिए छाकी परिजात मधुपान किए। अगली इनकी काव्य पंक्तियां हैं कि विजन वन प्राण था प्रकृत मुख शांत था आटन का समय था राजन का उदय था। अगली पंक्ति इनकी है कहीं पर स्वर्गीय कोई बाला सुमंजू वीणा बजा रही है सुरों के संगीत की सी कैसी सुरीली गुजार आ रही है। अगली है इस भारत में बन पावन तू ही तपस्वियों का तप आश्रम था जग तत्व की खोज में लग्न जहाँ ऋषियों का आवग्न किया श्रम था। दूसरे कवि हैं द्विवेदी युग के महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचनाओं की पंक्ति देख लेते हैं। पहली पंक्ति इनकी है
कि सुरभ्यरूपे रसरंजिते विचित्रवर्णाभरणे कहाँ गई औलिकानंद विधाय नो महा कवि कवीन्द्रकांते कविते अहो कहा मांगल्य मूलमय वरि वृष्टि। दूसरी इनकी पंक्ति है, तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना के मोहताज। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको ध्यान देंगे। श्रीयुत नागर बिहारी दशा तिहारी, होबे विषाद मन माही अतीव भारी। भैंस भवानी के तब सेवा, लागे कर्ण बढ़ो गा छूटी। बटुअन दूध दुहा इन हाथन धार, न कबहू दुहत माँ रूटी। अगली पंक्ति इनकी है, सारी प्रजा निफर दीन दुखी जहाँ है, कर्तव्य क्या न कुछ भी तुझको वहाँ है। तो किनकी ये पंक्तियां किनकी रही थी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगले कवि हैं अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका कौन कौन सा पंक्ति है इनको देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर पहली पंक्ति है, जो दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरुषिका पर थी अब राजती, कमलनी खुद प्रल्लभ की प्रभा। ये कहाँ से ली गई है? तो ये परिप्रवास से ली गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति को ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। अगले है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ, दुख जलने डूबी का सहारा कहाँ। लख मुख जिसका मैं आज लव जीत सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ। अगली पंक्ति है, रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राया कालिका राके दुबीवा नाना। तनोन्गी कल हसीनी सुरसिका कीर्णा काला पुतली। अगली पंक्ति है, शोभा वराधि की अमूल्य मणिसी, लावण्य लीला मयी। श्री राधा मृद भाषणी मृगदृगी मधुर सन्मूर्ति थी। अगली पंक्ति है, धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे, आई दोसा फिर गत हुई दूसरा बार आया। अगली पंक्ति है, क्यों पले पीर कर किसी को तू, है बहुत पालसी बुरी तेरी। हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। इंपॉर्टेंट पंक्ति, इसको भी ध्यान देंगे। अगली पंक्ति है, चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोशों का अभी। आगे देखते हैं मैथिली शरण गुप्त की रचना, जो उनकी पंक्तियां हैं उनको देख लेते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की जो भारत भारती रचना है उसको देख लेते हैं। भारत भारती 1912 में लिखी गई थी। तो इनकी पहली पंक्ति है भारत भारती से ली गई है, कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक इस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषभूमि है वह कौन भारतवर्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति, ध्यान देंगे। भारत भारती से ली गई है पंक्तियां। दूसरा पंक्ति है, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। इंपॉर्टेंट पंक्तियां, इनको ध्यान देंगे। केवल मनोरंजन का ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ये पंक्तियां ध्यान देंगे। आगे है, छत्री सुनो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन और ध्यान धन भेंट दो। वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार क्या क्लेश का। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति को भी ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अगली जो उनकी रचना साकेत है, जो 1930 में लिखी गई है, उसको देख लेते हैं, उनकी पंक्तियां देख लेते हैं। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहाँ हो गया। तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। ठीक है, ये कहाँ से ली गई हैं? साकेत से ली गई हैं। और साकेत से पंक्तियां देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। जो साकेत रचना है उसमें और पंक्तियां हैं, कि भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। अगली पंक्ति है, पहले आंखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे,
छींटे वहीं उड़े थे, बड़े बड़े अस्त्र वे कब थे। अगली पंक्ति है, सखी नील नवस्वर से उतरा यह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। ध्यान देंगे ये पंक्ति को। अगला है, घटना हो चाहे घटा उठ नीचे से नित्य, आती है ऊपर सखी छाकर चंद्र देती। ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अगले है, बेदने तू भी भली बनी, बेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह धनी। इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये भी। अगली, हाँ मेरे कुंजों का कूजन रोकर निराश होकर सोया, वह चंद्रोदय उसका उड़ा रहा है धवल वसन सा धोया। अगली पंक्ति है, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। और अगली पंक्ति है, सख निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा। अगली पंक्ति है, ओ मेरे मानस के हास, खिलस सहस्त्र दल सरस सुबास। अगली पंक्ति है, सजन रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती उसकी कोई तान। अगली पंक्ति है, बस इसी प्रिय कानन कुंज में मिलन भाषण के स्मृत पुंज में, अभय छोड़ मुझे तुम दीजियो हसन रोदन से न पसीजियो। इंपॉर्टेंट पंक्ति है। और अगली जो उनकी रचना है यशोधरा, इसमें जो पंक्ति है उनको देख लेते हैं कि शख वे मुझसे कहकर जाते, शख वे मुझसे कहकर जाते। दूसरी की पंक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि, तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली जो उनकी रचना है पंचवटी, तो पंचवटी से कुछ पंक्तियां हैं उनको भी देख लेते हैं कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही है आवनी और अम्बर तल में। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये भी। अगले कवि है नाथूराम शंकर, नाथूराम शर्मा शंकर। इनकी जो पंक्ति है उनको देख लेते हैं कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। अगली पंक्ति है, छणी धार छैल छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो, न चूको भले भोग भोगी बनो, किसी भेड़नी के वियोगी बनो। अगली पंक्ति इनकी है कि भड़क भुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज, फैशन फिर इंडिया भर के गोरे, गॉड बनो ब्रज राज। और इनकी पंक्ति उनको देख लेते हैं। नाथुराम शंकर की और पंक्ति एक है, शंकर नदी नद नदी सन के नीरन की, भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी। अगले कवि है राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी पंक्ति पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य जीवन प्रेम विहीन। अगला पंक्ति है, प्रेम स्वर्ग है स्वर्ग प्रेम है, प्रेम आसंग अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम प्रेम हृदय आलोक। अगली पंक्ति है, सच्चा प्रेम वही है जिसके तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम से प्राण निसार। इंपॉर्टेंट पंक्ति, इसको ध्यान देंगे। अगली पंक्ति है, देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति, ध्यान देंगे रामनाथ त्रिपाठी जी की। अगले कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर, उनकी पंक्ति देख लेते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की। पहली पंक्ति है जगन्नाथ दास रत्नाकर की कि नंद औ जशोमत के प्रेम पगे पालन की, लाड़ भरे लालन की लालच लगवाती। दूसरी पंक्ति है, रूप रस पीवत आघात ना हो तो जो तब, सोई अब आंसू है ऊबर गिरबो करे। तीसरी पंक्ति है, भेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुध ब्रज गावन पै पावन जावे लागी। चौथी पंक्ति है, दीन दशा देख ब्रज बालन की उधव की, गरिगो गुमान ज्ञान गौरव उठाने सी। पांचवी इनकी पंक्ति है, कान्हा दूत के धव ब्रह्मा दूत हैं पधारे आप, धरे प्राण प्रण प्रण फेरन को मौत मति, धने धरे प्रण फेरन की मति ब्रजवारी की।
अगले कवि हैं कवि रत्न सत्यनारायण कवि रत्न। इनकी पंक्तियां देख लेते हैं कि अलबेली कहु बेली द्रुमन सी लिपटी सुहाई, धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई। दूसरी पंक्ति इनकी है सत्यनारायण कवि रत्न की कि लख वह सुषमा जाल लाल निज बिन नदरानी, हर सुध उमड़ी घुमड़ी तन उर अति अकुलानी। तीसरी पंक्ति है कौने भेजो दूत पूत सुबीथा सुनावे, बातन में बहराई जाय ताको यह लावे, नित नव परत अकाल काल को चलत चहु, जीवन को आनंद न देखो जाते हाँ कहूँ। अगली पंक्ति है इनकी कि जे तज मातृभूमि सो ममता होत प्रवासी, तिन्हें विदेशी तंग करते हैं विपता खांसी। अगली पंक्ति इनकी है पढ़ी न अक्षर एक ज्ञान सपनों न पायो, दूध दही चाटन में सबरो जन गमायो। अगली पंक्ति है सत्यनारायण कवितरण की अंतिम पंक्ति है कि नारी शिक्षा निरादत जे लोग अनारी, स्वदेश आवनाति प्रचंड पातक अधिकारी। तो यहाँ से हमारा जो द्विवेदी युग है वो खत्म हो चुका है और आगे हम पढ़ेंगे छायावाद जो 1818 से 1936 ईस्वी तक है। तो हमने ये जो हमारा पार्ट था 18 पार्ट था, इसके पहले हमने 17 पार्ट कर चुके हैं। तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके उनका लिंक मिल जाएगा। और भी लिंक देखना है पहले भी हिंदी साहित्य जो मॉडल पेपर है साल पेपर है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख लें या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो छायावाद के ऊपर होगा। तो बने रहें चैनल के साथ, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों को शेयर करें ताकि अधिक लोगों को प्राप्त हो। धन्यवाद।